Okay, so now let's see the entropy change in phase change. एंट्रोपी चेंज इन फेज चेंज क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के दौरान ऑब्वियसली बात है हमारा फेज जो है वो चेंज हो रहा है, जिस कारण पे हमें एंट्रोपी में चेंज तो मिलने वाली है। सॉलिड से लिक्विड जाऊंगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, लिक्विड से सॉलिड आऊंगा तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, राइट? तो सपोज करें हमारे पास एक सॉलिड है जो कि मेल्टिंग पॉइंट टीएम पे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर है 1 atm, राइट? और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं लिक्विड में एट द सेम मेल्टिंग पॉइंट टीएम। ओके, हमें ये दे रखा है जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेल्टा एच एम, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है डेल्टा एच एम। तो कैलकुलेट डेल्टा एस एम, द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द मेल्टिंग, कैलकुलेट डेल्टा एस एम। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको? अच्छा, ध्यान देना, बहुत सिंपल सी बात है। एट मेल्टिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट हम लोग एक चीज तो जानते हैं, सॉलिड और लिक्विड आपस में हमारा इक्विलिब्रियम में होता है, हाँ कि ना? Therefore, melting process can be assumed to be reversible. तो अगर उसको प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट पे मैं रखा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको एज्यूम कर सकता हूं जो यहां का मेल्टिंग जो है वो रिवर्सिबल मेल्टिंग है। तो ध्यान देना, डेल्टा क्यू सिस्टम विल बी नथिंग बट डेल्टा क्यू रिवर्सिबल, क्योंकि यहां पर प्रोसेस रिवर्सिबल है इसलिए। और इस पे मुझे ये पूरा प्रोसेस को आगे बढ़ाने में जो हिट देनी पड़ेगी that will be nothing but delta HM। और मेल्टिंग के दौरान हम जानते हैं जो टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा डेल्टा SM है वो सिंपली आ जाएगा डेल्टा HM बाई TM। ये हमारे पास डायरेक्टली इस रिजल्ट से तो आ जाएगा, राइट? अच्छा, वो बात तो सही है, लेकिन क्या मैं इसको इन जनरल कोई और टेम्परेचर में ट्रू है या नहीं, या नहीं? सपोज वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा S melting of water at 223 degrees Celsius. 223 Kelvin. Right? Delta H melting at 223 Kelvin is known. मुझे डेल्टा एच मेल्टिंग मुझे मालूम है 223 केल्विन,
तो सवाल यह है, कैन वी राइट डेल्टा SM is equals to delta H melting by 223। यहां पर एक बार पॉज करके सोचो, क्या इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? मुझे यह मालूम है, मुझे डेल्टा एस मेल्टिंग चाहिए 223 केल्विन पे, ठीक है। तो डेल्टा एच मेल्टिंग जो है वो मुझे मालूम है 223 केल्विन पर। मुझे अब डेल्टा एस मेल्टिंग अगर निकालना हो तो क्या मैं इसमें डायरेक्टली जैसे यहां पर डिवाइड किया था वैसे डिवाइड कर सकता हूं या नहीं? सोचो इसके बारे में एक बार। ओके, उम्मीद है सोच लिए होंगे, ठीक है। द आंसर इज बिग नो। फॉर सम रीजन ध्यान देना, एट 223 केल्विन जो हमारा वाटर है वो आइस में बनता है और ये बनता है रैपिडली, तो दैट इंप्लाइज प्रोसेस जो है वो प्रोसेस हमारा बनेगा इरिवर्सिबल। ये प्रोसेस जो बनेगा वहां पे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट के अलावा और कहीं पर भी दोनों फेज हमारा आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, तो वहां पर जो हमारा प्रोसेस होगा वो प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। तो डेल्टा क्यू हमारा भले ही HM हो, बट डेल्टा क्यू रिवर्सिबल जो होगा दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू डेल्टा HM। और हमें डेल्टा क्यू से तो कोई मतलब होता ही नहीं है। हमें जो मतलब होता है वो किस चीज से मतलब होता है? हमें मतलब होता है केवल और केवल डेल्टा क्यू रिवर्सिबल से। तो डेल्टा एस रिवर्सिबल is not delta S melting will not be equals to delta H melting by T। तो इन जनरल कोई भी टेम्परेचर के लिए मैं ये चीज नहीं बोल सकता हूं। मुझे जो बोलना पड़ेगा वो डेफिनेटली मुझे बोलना पड़ेगा केवल और केवल हमारा स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट में। सिमिलरली हम बोल पाएंगे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट पे। इन जनरल हम डेफिनेटली कोई स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते हैं। ओके, सुनाओ, अगर मान लो डेल्टा SM एट 273 केल्विन ऑफ ice to water, take it as a delta SM naught. Calculate delta SM at 223 Kelvin। दे रखा है CP of ice, this is for ice, and CPW, this is for water। ओके, कैसे निकालेंगे हम लोग? बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। वो क्या है, ध्यान देना। यहां पर हम लोग यहां पर आइस ले लेंगे, यहां पे एट 273, और यहां पे हम ले लेते हैं वाटर एट 273 केल्विन, ठीक है। इसका मुझे जो एंट्रोपी चेंज है वो तो मुझे ऑलरेडी मालूम है, दैट इज डेल्टा SM नॉट। तो पहले मैं इस आइस को कन्वर्ट करूंगा 223 केल्विन के आइस में,
फिर इस आइस को कन्वर्ट करूंगा वाटर में एट 223 केल्विन और इसको मैं यहां पर ले जाऊंगा। इस वाले प्रोसेस का मान लेता हूं मेरा डेल्टा S1 है, ये वाला डेल्टा SM तो मुझे निकालना है और ये मान लेता हूं मैं डेल्टा S2 है। नाउ डेल्टा S इज अ स्टेट फंक्शन, तो डेल्टा S एक स्टेट फंक्शन होने के कारण मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं डेल्टा SM नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा SM प्लस डेल्टा S2 नॉट, सॉरी S2, ये मैं लिख सकता हूं, राइट। तो ये अगर मैं लिख रहा हूं तो डेल्टा SM मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा SM नॉट माइनस डेल्टा S1 माइनस डेल्टा S2। नाउ ध्यान देना है, ये जो डेल्टा S1 होगा, ये इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपल सी बात है, डेल्टा S1 इज इक्वल्स टू n CP आइस इंटू डेल्टा T। CP आइस को मैंने कांस्टेंट माना हूं और डेल्टा T मेरा कितना है -50 और n तो मेरा 1 है, मैं पर मोल निकाल रहा हूं, तो -50 CPI और सिमिलरली डेल्टा S2 मेरा क्या आएगा, यहां पर ये जो है वो मेरा वाटर कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम 223 टू 273, सो दिस इज n CPW डेल्टा T, ये मेरा 1 है और यहां पर डेल्टा T कितना है 50, तो ये कितना आ जाएगा 50 इंटू CPW, तो मेरे पास डेल्टा SM जो है वो आ जाएगा डेल्टा SM नॉट माइनस डेल्टा S1 प्लस 50 CPI और माइनस डेल्टा S2 यानी -50 CPW, सो डेल्टा SM इक्वल्स टू डेल्टा SM नॉट प्लस 50 इंटू CPI माइनस CPW। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट पे मुझे डेल्टा S निकालना हो तो हमें इसी तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली डेल्टा H/T अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रीजन मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में हमारा जो सॉलिड और लिक्विड होगा वो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने मेल्टिंग के लिए किए थे, तो वैसे ही सिमिलरली फॉर बॉइलिंग, if TB is the normal boiling point, TB is the normal boiling point, right? And delta HB is the enthalpy of boiling. तो सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा S boiling will be equals to delta H boiling by T boiling. But this is again true only at boiling point. Otherwise, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर किए थे, exactly similar तरीके से हमें दूसरे केस के लिए भी करना पड़ेगा, right? Similarly, delta S for sublimation will be nothing but delta S for melting plus delta S for boiling, and इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, delta H sublimation by T sublimation
बट वहां पर इक्विलिब्रियम होना जरूरी है. We can also define for allotropic change. ठीक है. ओके, नाउ अब हम लोग एक चीज डिफाइन करेंगे, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. नाउ व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? ध्यान देना है. क्या बोला है थर्ड लॉ? द एंट्रोपी of a pure crystalline solid at 0 Kelvin is equals to 0. यहां पर तीन वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहली बात वो प्योर होना चाहिए, दूसरी बात वो क्रिस्टलाइन होना चाहिए, तीसरी बात वो सॉलिड होना चाहिए. अगर इन तीन में से कोई भी एक चीज ना हो तो हम उसका एंट्रोपी को जीरो नहीं बोल सकते हैं. सो द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 Kelvin टू बी टेकन एज 0. दैट्स द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो ध्यान देना, अनलाइक एंथैल्पी एंड लाइक इंटरनल एनर्जी, जहां पर हम किसी चीज का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं केवल और केवल चेंज. वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट absolute value of एंट्रोपी. हम एंट्रोपी के एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन देखें इसके रिगार्डिंग, हम ध्यान दें थोड़ा सा. ठीक है, अगर मान लो हमें कोई एक चीज का निकालने के लिए बोले, जो फॉर एग्जांपल कैलकुलेट entropy of a substance at 600 Kelvin टेम्परेचर. ये एज्यूम कर लेना जो 0 केल्विन में वो प्योर है, वो क्रिस्टलाइन है. ठीक है, राइट. अच्छा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, वो मेल्टिंग पॉइंट हमें दे रखा है 200 केल्विन. मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है मेरा 200 केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 300 केल्विन. ठीक है, ये हमें दे रखा है. अच्छा, जो सीपी सॉलिड है, जो हमारा सॉलिड का सीपी दे रखा है, नाउ दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 0.03 T. यूनिट प्रॉपर एसआई यूनिट है, टेंशन मत लेना. यूनिट जो है वो प्रॉपर एसआई यूनिट है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं. ठीक है, जो हमारा लिक्विड का दैट इज गिवन टू बी 60 प्लस 0.02 T. यह हमें लिक्विड का दे रखा है. ठीक है, और जो हमारा गैस का दे रखा है सीपी गैस, दैट इज इक्वल्स टू 50. ये हमें दे रखा है, राइट. जो डेल्टा H दे रखा है मेल्टिंग का, तो डेल्टा H मेल्टिंग टेक इट एज 7.5 किलोजूल पर मोल
and delta H vaporization, take it as 30 kilojoule per mole. तो हमें एंट्रोपी निकालना है ऑफ दैट सब्सटेंस एट कितना 600 केल्विन, राइट। सबसे पहले इस पूरा प्रोसेस को समझते हैं। क्या करना है हमें? वी हैव टू स्टार्ट एट सॉलिड 0 केल्विन, then increase the temperature to 200 Kelvin solid, convert it to liquid at 200 Kelvin, then convert it to liquid at 300 Kelvin, then convert it to gas at 300 Kelvin, and then convert it to gas at 600 Kelvin. ये हमारा प्रोसेस है। और एक चीज हमें मालूम है, क्योंकि ये प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो यहां पर जो एंट्रोपी है वो है मेरा 0 जूल पर मोल केल्विन। सब कुछ एज्यूम करना, पूरे प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर है वो हमारा 1 atm पे कांस्टेंट है। तो जो भी हीट में दे रहा हूं वो मैं कांस्टेंट प्रेशर में दे रहा हूं, उस चीज को लेकर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो पहला चेंज है उसको अगर मैं डेल्टा S1 बोलता हूं तो ध्यान देना दोस्तों, क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा S1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल NCPS dt by T, T goes from 0 to 200, N is 1 पर मोल निकालना है मुझे। नहीं DQ कितना होगा? CP सॉलिड इंटू DT, और टेम्परेचर को इंस्टेंट में मान लेता हूं T। सो कितना आएगा मेरे पास? 0 to 200 0.03 DT। तो मेरे पास ये सिंपली आ जाएगा 6 जूल पर मोल केल्विन। मेरे पास डेल्टा S1 आ गया है। नाउ अगला, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट पे है, तो बहुत ही आसानी से मैं डेल्टा S2 निकाल दे सकता हूं। डेल्टा HM बाई 200 कितना आएगा? 7500 बाई 200, दैट इज इक्वल्स टू 37.5 जूल पर मोल केल्विन। ये हमारा डेल्टा S2 हो जाएगा, राइट। नाउ अगले वाले को मैं डेल्टा S3 मानता हूं, तो डेल्टा S3 क्या आने वाला है? इंटीग्रल CPL dt बाई T, T वैरीज फ्रॉम 200 to 300, राइट। तो कितना आएगा डायरेक्टली बताते हैं थोड़ा। यहां पर हो जाएगा कितना? 0.02 इंटू 100 आएगा, प्लस 60 ln 3/2। इंटीग्रेट कर लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। ना इस वाले स्टेप को मैं अगर डेल्टा S4 बोलता हूं तो ध्यान देना है, डेल्टा S4 इज नथिंग बट डेल्टा H वेपोराइजेशन बाय 300। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? यह है 30 किलो जूल पर मोल। कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 100। सारी यूनिट वही है। एंड नाउ द डेल्टा S5, द लास्ट स्टेप। तो डेल्टा S5 कितना आ जाएगा? इंटीग्रल CPG dt बाई T 300 to 600। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? यह है 50। तो 50 ln 600 by 300 is 2 जूल पर मोल केल्विन। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी में निकाल लूंगा। तो टोटल मेरा जो डेल्टा S आएगा यहां पर साफ साफ
वो कितना आ जाएगा, ध्यान देना है, ये 6, ये 37.5, कितना हो गया ये 43.5, 43.5 प्लस 2 45.5, 45.5 प्लस 100 कितना हो जाएगा 145.5 प्लस ये है 60 ln3 माइनस 60 ln2, तो ये हो जाएगा 60 ln3 माइनस 60 ln2 प्लस 50 ln2 माइनस 10 ln2, ये मेरा डेल्टा एस है एंड दैट इज एस 600 माइनस 0 केल्विन, माइनस 0 और 0 केल्विन का जो है वो तो 0 ही है, तो यहां से मेरे पास S600 का वैल्यू आ गया, वो कितना आ गया 145.5 प्लस 60 ln3 माइनस 10 ln2, ये मेरे पास 600 केल्विन पे सब्सटेंस का एंट्रोपी जो है वो हमने निकाल ली है, राइट। तो बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर कोई सब्सटेंस 0 केल्विन में प्योर है और क्रिस्टलाइन है और सॉलिड है, तो हम कोई भी जनरल टेम्परेचर में उसका एंट्रोपी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फेज चेंज के रिगार्डिंग जो भी एंट्रोपी का चेंज है वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, ओके।